future doctors. Welcome to the second part of the zoology chapter structural organization in animal. ये पार्ट 2 है. तो पार्ट 1 में मैं आपको समझाने वाली थी, कहाँ तक मैंने पढ़ाया था वो रिवाइज कर लेती हूँ जो मैंने पढ़ाया था. उसके बाद आई विल स्टार्ट विथ माई जो है आगे पढ़ाना. मैं तब तक शुरू करूँगी. ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू क्या होता है. टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो है सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है. तो एनिमल टिश्यू क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे सिमिलर सेल्स को जो जोड़ के एक टिश्यू बनाता है. बहुत सारे सिमिलर सेल्स जब एक साथ आते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और उनके बीच में दो सेल्स के बीच में एक स्पेस रहता है जिसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं. और इंटरसेलुलर स्पेस में मैट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, और ये जो सेल्स है वो जो सेल्स है वो टिश्यू बनाते हैं, वो सिमिलर होते हैं किन किन चीज़ों में? स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ओरिजिन में, हर एक चीज़ में. फिर हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू किससे ओरिजिनेटेड है? मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है. और हम लोगों ने देखा नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है. मस्कुलर टिश्यू और मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है. अभी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म क्या होता है? ये तीनों एक जर्म लेयर है जो बेसिक होता है. तब बेसिक है जो हर एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट होते ही होते हैं, वो है. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 4 टाइप्स टिश्यू का. कौन सा वो 4 टाइप्स है जो प्रेजेंट होता है ऑर्गन्स में? तो सबसे पहले है एपिथेलियम, देन आता है हमारा कनेक्टिव, देन मस्क्यूलर, देन आता है हमारा न्यूरल और नर्वस टिश्यू. ठीक है, तो हम लोग ने बेसिकली ये देखा था फर्स्ट पेज में. ठीक है, यही है इस फर्स्ट पेज का मतलब. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पेज. फिर हम लोग ने सेकंड पेज पे आके ये लाइन देखी थी, एनसीईआरटी की लाइन है. व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय द फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. यानी फिजिकली, यानी कि ये सारे ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन फिजिकली इंटरेक्टेड है एक दूसरे से. और ये वाला जो है हार्मोन्स का खेल है वो केमिकली है, क्योंकि वो ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है, केमिकली हो रहा है. इसलिए ये क्या है? ये फिजिकल इंटरेक्शन है, केमिकल इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन है. और ये सारे ऑर्गन कौन सा कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ये ऑर्गन सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. और ये वाला जो है ये इसका कॉमन फंक्शन है रिप्रोडक्शन, और इस सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं. देन हम लोग देखने जा रहे थे कि एपिथेलियम टिश्यू से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो एपिथेलियम टिश्यू क्या है? एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग एपिथेलिया और एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं. ठीक है गाइस, यहाँ से हमारा ये टिश्यूज़ है, टाइप ऑफ टिश्यूज़ से, यानी कि यहाँ से हमारा चैप्टर्स जो है वो मेन शुरू हो रहा है. इससे पहले जो भी पढ़ा हम लोगों ने वो था इंट्रोडक्शन पार्ट, और आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझना है तो आप मेरा पिछला वाला डिटेल लेक्चर देखो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अगर हो पाए तो मैं डाल दूँगी, या नहीं तो मेरे चैनल पे जाना आप, और वहाँ पे आपको ये इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं एपिथेलियम टिश्यू से. एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम लोग एपिथेलियम या फिर एपिथेलिया भी बोलते हैं. ठीक है,
तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। द सेल्स, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, पहले इसका नेमिंग दे देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये है सेल्स, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है इंटर सेलुलर स्पेस, और इसके अंदर हम लोग डॉट 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 करके इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर सेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। ठीक है, ये डायग्राम किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का है। एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है ये, एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। और इसमें हम लोगों ने क्या बताया है, इसके जो सेल्स है, इसके जो सेल्स है उन दोनों के बीच में बहुत कम गैप है, बहुत कम गैप है। और बहुत कम गैप है तो उसके अंदर जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स जो है बहुत कम आएगा, बेसिक सी बात है। और ये जो सेल्स है, इस टिश्यू का ये जो सेल्स है वो किसके ऊपर लोकेटेड है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है, इसके जो ऊपर है लोकेटेड है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एक टिश्यू के सेल्स के नीचे होता है, हर एक सेल्स के नीचे प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन अब बना किससे होता है? सबसे पहले तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नॉन सेलुलर है, वो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये सेल से नहीं बना है, ये सेल से नहीं बना है। ये किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ, किस से बना है? सबसे फर्स्ट पहला सबसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, सेकेंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड और थर्ड कोलेजन फाइबर से, थर्ड कोलेजन फाइबर से बना हुआ है ये। उन्होंने समझा? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है जिस पे सेल लोकेटेड है वो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो सेल से नहीं बना है, वो बना है ग्लाइकोप्रोटीन से, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से और कोलेजन फाइबर से। म्यूकोपॉलीसेकेराइड म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट्स है और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एक प्रोटीन है, बेसिक सी बात है। और कोलेजन फाइबर जो है वो भी एक प्रोटीन फाइबर है। तो ये वाले पार्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है, आपको ये समझना है। तो अभी इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के नहीं दिखा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इसको सेंटेंस, यू हैव टू जस्ट कॉपी। ठीक है,
cells of this tissue, point number 1 डाल के, cells of this tissue are compactly packed with a little intercellular space and matrix. ये आप इसको देख के भी बोल सकते हैं. The cells of this tissue are compactly packed, यानी कि बहुत पास में है, अटैच्ड एक दूसरे से, with लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स. बहुत कम सेल्स है, स्पेस है और मैट्रिक्स भी बहुत कम है. फर्स्ट पॉइंट वो हो गया. सेकेंड पॉइंट हम लोग ने बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या क्या होता है, किससे बना होता है, वो देख लिया. अभी थर्ड हम लोग देखेंगे ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल बाजू में बना लेते हैं. सपोज ऐसे ये एक सेल है और एक दूसरा सेल है. अब ये सेल्स में ब्लड वेसल तो जा नहीं पाएगा. सेल्स में ब्लड वेसल तो जा नहीं पाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना स्पेस है ही नहीं. इतना स्पेस इन दोनों के बीच में है ही नहीं कि एक ब्लड वेसल जा सके. अब ब्लड वेसल इसमें नहीं जा रहा है कोई भी सेल्स के अंदर, तो उसे हम लोग बोलते हैं अवैस्कुलर टिश्यू. अवैस्कुलर टिश्यू. जब दो सेल्स के बीच में ब्लड वेसल नहीं जाता तो हम लोग उसको अवैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, जब उन दोनों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम था तो ब्लड वेसल जा नहीं पाया. और जिस टिश्यू में ब्लड वेसल नहीं होता, ब्लड सप्लाई नहीं होता, उसको अवैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. इसका नोट्स मैं आपको दे दूँगी, मैं आपको अभी उसी से पढ़ाऊँगी. मैं आपको समझाने के लिए साइड में ये ली हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी, मैं उसी से पढ़ाऊँगी. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज, ये अवैस्कुलर क्यों होता है समझ में आया. इसके अंदर इन दोनों के सेल्स के बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है, तो इसके अंदर वेसल्स, ब्लड वेसल्स जा नहीं पा रहे. ब्लड वेसल्स जाएगा नहीं तो फिर जिस टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल नहीं जा पाता, इसको अवैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. तो अगर इसमें ब्लड वेसल नहीं जा रहा है तो उसको, ब्लड में तो सारे ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट होता है, ग्लूकोज होता है, ब्लड वेसल ही नहीं जा रहा तो ब्लड कैसे जाएगा उसके अंदर, नहीं जाएगा ना. ब्लड नहीं जाएगा तो उसको, उस सेल जिंदा कैसे रहेगा जब उसको ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेगी. तो इसीलिए ये पॉइंट आ रहा है. अभी आपको नोट से भी समझा देती है, जिससे कि कुछ लोगों को भी हो रहा होगा कि अरे नोट्स क्यों नहीं ला रही मैम. एक सेकंड में अभी लिखे हैं नोट्स. ओके, सो मैं अभी समझा देती हूँ आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया उसमें फिर से. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ ईच अदर. कॉम्पैक्टली पैक्ड का यानी मतलब होता है अटैच टू ईच अदर. मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर, हाँ ठीक है. ये सेल्स होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बहुत कम मैट्रिक्स होता है इसके अंदर. और बेसमेंट मेम्ब्रेन सेलुलर नहीं होता. ये किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है. ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है, और कोलेजन फाइबर भी एक प्रोटीन फाइबर है. अब फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं कर पाता क्योंकि दो सेल्स के बीच में जगह ही नहीं है. यानी कि दो सेल्स के बीच में जगह नहीं है, इस वजह से ब्लड वेसल्स उसके अंदर जा नहीं पाएगा. ब्लड वेसल उसके अंदर नहीं जाएगा तो उसको अवैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. वेट, ये देखिए. As the intercellular space between the cells is very less, the blood vessels cannot be penetrated
in the epithelium tissue, hence the lack of blood supply, hence there will be the lack of blood supply, and then all this are known as a vascular tissue. ठीक है, ये समझा। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड वेसल नहीं जा पाता, उसके अंदर ब्लड नहीं सप्लाई होगा, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाएगा, तो कैसे उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और ग्लूकोज मिलेगा? तो फिर सॉरी गाइस, वो अचानक से लाइट चली गई थी तो मुझे शूट को बाद में कंटिन्यू करना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग ने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि इसमें ब्लड वेसल नहीं जाता एपिथेलियम टिश्यू में, तो उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज काइंड ऑफ चीज़ें कैसे मिलेंगी फॉर उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एपिथेलियम टिश्यू के जस्ट नीचे एक टिश्यू होता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारा स्पेस होता है ब्लड वेसल जाने का। तो फिर कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड वेसल की जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब जो रेड रेड मैंने पिंक पिंक बनाया है वो ब्लड वेसल्स है, और इस टिश्यू के बारे में हम लोग आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ये सब बहुत सारा होता है, तो वो अपना जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है थोड़ा सा वो एपिथेलियम टिश्यू में पास करवाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है वो इजीली पास हो सकते हैं कनेक्टिव टू एपिथेलियम। ठीक है, ये तो समझ लिया हम लोगों ने। क्या क्या समझा हम लोगों ने? हम लोग ने समझा कि एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं उन दोनों कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, और उनका इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कम होता है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है वो सेल्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कोलेजन फाइबर से बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि एक प्रोटीन है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और कोलेजन फाइबर जो कि एक प्रोटीन फाइबर है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो सेल से नहीं बना हुआ है, वो इन सब चीज़ों से बना हुआ है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, फिर जैसे कि हम लोग ने देखा एपिथेलियम टिश्यू एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो ब्लड वेसल जाने की जगह नहीं है। ब्लड वेसल जाने की जगह नहीं है तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाएगा उस टिश्यू में। तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो गया उस टिश्यू में, तो फिर वो एपिथेलियम को, उस टिश्यू को हम लोग अवैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो अभी ब्लड ऑफ लैक सप्लाई हो जाएगा, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाएगा, तो उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और ग्लूकोज कैसे मिलेगा ग्रो करने के लिए? तो उसके नीचे इसीलिए हमेशा एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके पास बहुत सारा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, जो कि वो अपना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज एंड ऑल एपिथेलियम टिश्यू को देता है। ठीक है, दैट्स इट। फिर हम लोग ने ये तो सब देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू का मतलब क्या होता है। एपिथेलियम वर्ड का मतलब क्या होता है? एपिथेलियम का वर्ड का मतलब होता है एपी यानी अपॉन, एपी यानी अपॉन, अपॉन यानी किसी के ऊपर, थीलिया यानी ग्रोथ, यानी किसी के ऊपर ग्रो करना इज एपिथेलियम। दिस टिश्यू ऑलवेज ग्रो अपॉन अ कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, इसीलिए इसे एपी यानी ऊपर और थीलिया यानी ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू, टाइप ऑफ एपिथेलियम देखेंगे। टाइप ऑफ एपिथेलियम, दो टाइप की एपिथेलियम होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जब एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो,
तो हम लोग उसे सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ओवर अ बेसमेंट मेम्ब्रेन देन इट इज नोन एज सिंपल एपिथेलियम। यानी कि बेसिकली क्या याद करना है फटाफट, इसमें क्या याद रखना है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही याद हो जाता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो सिंपल एपिथेलियम बन जाएगा। अभी वही बात करें कंपाउंड की, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल की जगह 2 या 3 लेयर ऑफ सेल्स बन जाएगा तो हम लोग उसको कंपाउंड बोल देंगे, कंपाउंड एपिथेलियम बोल देंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा लेयर बनेगा सेल्स का बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर तो कंपाउंड, और सिंगल बनेगा तो सिंपल। वी हैव कंप्लीटेड विद दिस ऑल्सो। जिसको फ़ोटो लेना है ले लो, आप ऐसे कॉपी कर लेना जिससे कि आपको लर्निंग में आसानी हो। और मेरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलना साथ में। नाउ वी विल सी टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है पता है ना? When a single layer of cells is present over a basement membrane, then it is known as simple epithelium. सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया गया है 3 एपिथेलियम्स में, 3 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल। सेल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया इन तीनों में। फर्स्ट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में हम लोग पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल के बारे में, उसके बाद सिंपल कॉलमनार के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इन डिटेल। सबसे पहले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम किससे बना है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इर्रेगुलर बाउंड्रीज। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो किससे बना होता है? वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इर्रेगुलर बाउंड्रीज। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, वेट यहीं बता देती हूँ, थोड़ी सी जगह है, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम सेल एक सिंगल लेयर से बना होता है, बिकॉज आपको तो मालूम है वो सिंपल एपिथेलियम में आता है, तो वो सिंगल लेयर से बना होता है। वो सेल्स होते हैं फ्लैट और उसकी बाउंड्रीज होती है इर्रेगुलर, यानी कि ऐसी इर्रेगुलर बाउंड्रीज, फ्लैट सा बनाना है। और इसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल्स आर राउंड बट स्लाइटली फ्लैट, यानी कि थोड़ा सा फ्लैट है। द स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम का सेल जो है वो फ्लैटेंड है और उसकी इरेगुलर बाउंड्रीज है विथ round and little bit slightly flat nucleus. Nucleus is present in the center और इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। हर सेल के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। अभी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम? इसका फंक्शन है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और डिफ्यूजन बाउंड्रीज बोल सकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या फिर इसको हम लोग डिफ्यूजन बाउंड्रीज बोल सकते हैं। बाउंड्री, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ये तो ऐसे आप बॉटनी में पढ़ने वाले हो, ये बॉटनी में आप पढ़ोगे, बट मैं फिर भी बता देती हूँ डिफ्यूजन मतलब क्या होता है।
डिफ्यूजन यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मेरे पास एक स्प्रे है, मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने एक स्प्रे मारा, परफ्यूम मारा, या फिर एक सपोज रूम फ्रेशनर मारा, तो मैंने अभी यहाँ पर मारा है तो यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे वो परफ्यूम का जो स्मेल है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी एरियाज़ में ना। तो यहाँ अभी परफ्यूम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, वो ज़्यादा अमाउंट में है यहाँ पर, बट वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएगा, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, धीरे धीरे वो पूरे रूम में फैल जाएगा। तो ये होता है डिफ्यूजन का मतलब। तो ये डिफ्यूजन करता है, स्क्वैमस एपिथेलियम डिफ्यूजन करता है। और इसका एक और फंक्शन है दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी करता है, ये फिल्टर भी करता है, ठीक है, फिल्टर भी करता है ये। अब इसके जो सेल्स होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं वो टाइल्स की तरफ फिटेड होते हैं, एक दूसरे से, ठीक है, टाइल्स की तरह एक दूसरे से फिटेड होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स है वो जैसे ज़मीन पर जैसे टाइल्स चिपके हुए होते हैं ना, फिट होते हैं ना एक दूसरे में, जिस पे चल सके, वैसे होते हैं। उसको पेमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, पेमेंट एपिथेलियम, इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। पेवमेंट यानी कि ऐसी जगह जहाँ इजीली चल सकते हैं, पेवमेंट मतलब ऐसी जगह जहाँ इजीली चल सकते हैं। The cells of a simple squamous epithelium are fitted like a tiles fitted on the floor. Hence this epithelium is called pavement epithelium. ठीक है, अभी ये एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पहले मैं नोट्स में से आपको दिखा लेती हूँ, देख लो आप, उसको स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर कॉपी कर लो, स्टॉप करके वीडियो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वाला एपिथेलियम वाला पार्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि हम लोग कुछ आज के लिए मैं उतना ही सिखाऊंगी, बिकॉज़ मेरे फ़ोन से आपको मालूम है मेरे फ़ोन से आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं जाता, आधे घंटे वाला भी बहुत टाइम लगता है अपलोड होने में, क्योंकि मेरे पास इतनी फैसिलिटी तो है नहीं, तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसका फ़ोटो निकाल लो गाइस, ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग अब देते हैं। यहाँ लाइट भी नहीं है। नेक्स्ट, अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एग्जाम्पल क्या है इसका? अल्वियोलाई ऑफ लंग्स, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। अल्वियोलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं ये। अल्वियोलाई को हम लोग एयर सैक भी बोलते हैं। और ये अल्वियोलाई में कौन सा फंक्शन करते हैं? डिफ्यूजन करते हैं। अल्वियोलाई ऑफ सेल में डिफ्यूजन करते हैं। ये देखो, ये अल्वियोलर पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। सपोज CO2 बाहर ज़्यादा है हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो अंदर आ जाएगा लंग्स के या फिर अल्वियोली के, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो जाएगा क्योंकि वो फैल जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन या हायर कॉन्सेंट्रेशन में बाहर जाके लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो जाएगा। तो इसका मतलब यही एग्जाम्पल है इसका। और ये जो दिख रहा है आपको, इसका कवरिंग अल्वियोलाई का, वो बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। नेक्स्ट, सिंपल स्क्वैमस और प्रेजेंट कहाँ होता है? वो प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ब्लड वेसल 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी।
आर्टरी और वेन्स जो होते हैं वो उनका जो वॉल है वो थिक होता है। वो सिर्फ स्क्वैमस एपिथेलियम से नहीं बने होते हैं। वो उनका पहला लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, सेकेंड लेयर होता है स्मूथ मसल का, और जो इनर एंड इनर मोस्ट लेयर होता है थर्ड लेयर वो बना होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो आर्टरी और वेन्स में सिर्फ थिक लेयर होता है और इनर मोस्ट लेयर होता है सिंपल स्क्वैमस का, और कैपिलरी जो होता है वो पूरा का पूरा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बना होता है, और ये थिन लेयर होता है, थिक नहीं होता, थिन होता है। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी में जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है उसको हम लोग एंडोथेलियम भी बोलते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल था। दो एग्जाम्पल को हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थर्ड एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। मैंने दो बताया, तीन था इसमें, फिर इसके बाद विल डन विद टुडेस बोमेन्स कैप्सूल। थर्ड जो तीसरा जो पार्ट है जहाँ स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है वो बोमेन्स कैप्सूल होता है। बोमेन्स कैप्सूल ये एक किडनी का पार्ट है, किडनी में होता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल किडनी में पाया जाता है। किडनी में भी वो नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। जिनको नहीं पता होगा उनको मैं अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताती हूँ, ठीक है, डिटेल में। सो ये देखो, ये मैं किसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये है बोमेन्स कैप्सूल। ओ इधर गैप छोड़ना था मुझे। बोमेन्स कैप्सूल it is a basic structure of nephron। यहाँ पे ये होता है, इसको ग्लोमेरुलर कैपिलरी बोलते हैं। मैं इसको पहले नेमिंग दे देती हूँ। दिस इज बोमेन्स capsules, Bowman capsule. This is glomerular capillary. This is PCT। PCT क्या होता है? proximal convolutory tubule। और ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ये है असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। और ये है DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटरी टिब्यूल, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो किडनी के नेफ्रॉन में बोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। ये पूरा का पूरा जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे ये कौन सा टिश्यू है, ये सारे कौन से टिश्यू है। और इस स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन में
जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वो दो है, पीसीटी और डीसीटी, ये दोनों ट्यूब्यूलर पार्ट है, ठीक है। तो इसका भी मैं दिखा देती हूँ आपको, वेट, ये देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से जो पढ़ा है वो रिवाइज़ करवाऊँगी, उसके बाद हम लोग आगे का करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल से शुरुआत करेंगे। बहुत सारा है अभी गाइस, बहुत सारा है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। आपके लिए हर एक वीडियो लाऊंगी, वो भी फ्री में, और आपके लिए MCQs वगैरह भी लाऊंगी। अब अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आपका कमेंट मुझे दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो सब्सक्राइब कर लो, तब मुझे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है मेरी वीडियोज़ एंड ऑल में, क्या चेंजेस मुझे लाने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 3 विल कम सून। बाय बाय, लव यू ऑल।